अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स जो कि है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 5 डिस्कस किया था जिसमें कंज्यूमर मैथमेटिक्स था। कंज्यूमर मैथमेटिक्स बेसिकली कंज्यूमर मैथ्स क्या था, जिसमें हमने जस्ट ओनली टैक्सेस के बारे में पढ़ा था और हमने फाइंड आउट करना था। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान अगर न्यू घर लेता है उसको उसके ऊपर कितने टैक्स पड़ेगा। अगर 45% उसने 4.5% अगर टैक्स देना पड़ेगा तो हम कैलकुलेट कर लेते थे कि जी ये इसकी टोटल अमाउंट है, ये इसकी टैक्स है, और उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करके हम उस बता देते थे कि टोटल इतना ये टैक्स पे करेगा। उसमें बस ये था, डेट्स इट। इस पूरे होल यूनिट 5 में यही था। अब यूनिट 4 में हमने क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। अब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ मैथमेटिक्स इन फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंस, एंड व्हाट मैथ इज़ यूज़फुल फॉर माई फाइनेंस। ठीक है, ये सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि फाइनेंशियल मैथमेटिक्स बेसिकली क्या है। उसका जो फोकस है वो ये फोकस है कि हम इसमें अप्लाइंग जो करते हैं वो मैथमेटिकल फार्मूलाज करते हैं जिसमें हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, और उस इक्वेशन में हमने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मार्केट मॉडलिंग एंड डाटा एनालिसिस करनी होती है। विद दिस स्ट्रैटेजी फाइनेंशियल professionals can better understand business performance including probability and growth potential। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली अगर बात की जाए तो बस इतना इस बात को समझ लें कि फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जो हेल्प करता है कंपनीज़ को, उसके एनालाइज करता है टारगेट मार्केटिंग को। ठीक है, उसके पास जो उनके प्रेडिक्टिव जो चेंजेस होते हैं जो रिड्यूस रिस्क को। ठीक है, इससे ज़्यादा इस फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में आपको कोई भी हेल्प नहीं देता। ठीक है, तो इसीलिए असल में ये फाइनेंशियल जो है, ये कंज्यूमर जो है, ये सारी चीज़ें बेसिकली इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने आपकी बुक में भी ये चैप्टर्स ऐड की हैं ताकि आप लोग भी ये पढ़ सकें। क्योंकि बेसिकली जो मैथ्स के स्टूडेंट होते थे उनको बहुत ज़्यादा मसला होता था कि जब वो अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो उनको जॉब्स नहीं मिलती थी। इसी वजह से इन्होंने थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को अंदर एंटर करना शुरू किया मैथ्स के अंदर, ताकि वो लोग भी इस चीज़ को पढ़ सकें। क्योंकि बीकॉम के स्टूडेंट्स को आगे जॉब मिल जाती थी, उनके पास काफ़ी ऐसे ब्रांचेस होती थी जिसके वो जाके ज्वाइन कर सकते थे। जो बेसिकली मैथ्स के स्टूडेंट थे वो पीछे रह जाते थे, इसी वजह से इनको ये पढ़ाना शुरू कर दिया। आई होपफुली कि इतना जो इसका इंट्रोडक्शन है वो काफ़ी है। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, जिसमें कहा है कन्वर्ट $250 इनटू स्टर्लिंग पाउंड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कन्वर्ट करना है $250। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बाइंग रेट। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, एक होता है बाइंग रेट, एक होता है सेलिंग रेट। ठीक है, ये सारे रेट्स होते हैं। इसमें बाइंग रेट जो होगा $1 वो हम खुद चेक करते हैं। ठीक है, कि आजकल कितना का जा रहा है। अब जिस ज़माने में ये बुक, जब ये चैप्टर तैयार हुआ होगा, उस ज़माने में बाइंग रेट जो था वो होगा 83.800 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लेकिन आजकल के ज़माने में जो $1 का रेट जा रहा है वो कम से कम भी 270 रुपीज़ जा रहा है, 270 to 275 रुपीज़ ईजीली जा रहा है। ठीक है, लेकिन आजकल के जो दौर में यही रेट है। लेकिन हो सकता है कि जब ये हमारे पास क्वेश्चन, जब ये हमारे पास बना था, एक्सरसाइज बनी होगी या बुक बनी होगी, ठीक है, तब डॉलर का जो रेट होगा बाइंग रेट वो ये था। इसी वजह से यहाँ पर ये हमारे पास इन्होंने यहाँ गिवन की है। ठीक है, चलें नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में हमारे पास है कि हमारे पास है प्राइस ऑफ $250। ठीक है, अब हमने निकालना है प्राइस ऑफ 250। तो क्या करेंगे, इस 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे 83.800 से, तो हमारे पास ₹20950, क्योंकि हमारे पास $250 का हमने कन्वर्ट करना था। तो इसी वजह से सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया $1 इतना था, तो 250 मल्टीप्लाई बाय $1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब मैंने पता करना है कि रेट ऑफ 1 पाउंड कितना होगा, रेट ऑफ 1 पाउंड। तो ये हम कहाँ से सर्च करते हैं, ये हम
गूगल से सर्च मार लेते हैं, या अगर हमारी इतनी इकोनॉमिक लिहाज से हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी हो तो तब हमें पता होता है कि इतना है। सो देयरफॉर $250 अगर हम चेंज करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, हम सिंपली करेंगे जो हमारे पास $250 बने थे उसको और 1 पाउंड को आप इसमें डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमने कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन में हम डिवाइड करेंगे और हम आंसर निकाल लेंगे कि जो $250 है वो 161.4060 पाउंड्स बनते हैं। सिंपल, ये बेसिकली है आपकी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। ठीक है, आई होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कन्वर्ट 5000 रियाल्स इनटू पाक रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास प्राइस ऑफ 1 रियाल अगर हम देखें तो वो कितना होगा। प्राइस ऑफ 1 रियाल उस वक्त ज़माने में हमारे पास 22.3449 बन रहे थे। ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़, लेकिन आजकल जो है वो 75 रुपीज़ है। ठीक है, 1 रियाल आजकल, लेकिन उस वक्त ये होगा। एनी हाउ इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। प्राइस ऑफ 5000 रियाल, तो हम क्या करेंगे 5000 को सिंपली क्या करेंगे 1 रियाल जो था हमारे पास 1, वो हम इसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ₹1 ये बन जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि हमें क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एन इम्पोर्टर इम्पोर्ट्स, ठीक है, अ कार फ्रॉम जापान फॉर 5000 येन। डिलीवरी वाज टू बी मेड आफ्टर 3 months। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ₹1 जो थे वो इसके बराबर था येन। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी रुपीज़ इसके बराबर हो गया। पेमेंट वाज मेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द इम्पोर्टर। ठीक है, सबसे पहले बात यहाँ पे हो रही है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कहा गया है कि टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो था वो येन कितना था 895236 येन 1 रियाल। ठीक है, सॉरी 1 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे 1 येन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ₹1 आवर 0.895236। तो मैं 1 येन निकालूंगी। इसी तरह मैं 5000 येन निकालूंगी। 1 येन ये हो गया। अब मैं निकालूंगी 5000 येन जो कि मैं रुपीज़ जो मेरे बने थे 895236 मल्टीप्लाई बाय 5000, तो ये हो गया ₹5585.12। सिमिलरली एट द रेट ऑफ सिमिलरली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। एट द टाइम, ठीक है, टाइम की बात की थी, रेट की बात ही नहीं हुई। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी 5000 येन रुपीज़ 1 आवर 0.892236 था और मल्टीप्लाई बाय 5000 हो जाएगा। एक जो था वो एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ, एक हो गया टाइम ऑफ डिलीवरी जो कि रुपीज़ बन गया 5603.90। अब हम क्या करेंगे देयरफॉर वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट ₹5603.90 एंड 5585.12। तो इनको जब हमने माइनस किया तो हमें पता चल गया 8.78 आंसर आ गया। सिंपल, खैर इतना ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है A consumer wants to convert 150 American dollars into rupees। ठीक है, he goes to an authorized dealer
He offers him conversion at the rate of $1, rupees 84.10. If it is converted with the money changer, the rate is $1.83. Determine the amount into rupees if it is converted with authorized dollar or money changer. एक कस्टमर है, उसने $150 अपने चेंज करवाने, वो अथोराइज डीलर के पास भी जाता है और वो किसके पास भी जाता है, मनी चेंजर के पास भी। तो अब वो कहते हैं कि जब वो मनी चेंजर के पास जा रहा है और अथोराइज डीलर के पास जा रहा है तो वो कैलकुलेट करके उसके बाद हमें ये पता लगाना है कि उसको लॉस हुआ था या प्रॉफिट हुआ था। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने अमाउंट लिख ली। अमाउंट कितनी डॉलर की उसने चेंज करानी थी, कस्टमर ने $150। ठीक है, अब वो सबसे पहले जाता है फॉर एथोराइज्ड डीलर। ठीक है, एथोराइज्ड डीलर। तो चले चेक करते हैं एथोराइज्ड डीलर के पास उसको कितना मिलता है, $1, रुपीज़ 84.100। इसी तरह $150, तो 150 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी 84.100, मेरे पास आ जाएगा रुपीज़ 12615। ठीक है, इसी तरह मैं बात करूँगी मनी चेंजर की। मनी चेंजर, तो मनी चेंजर में $1 कितना था रेट, $1, जो कि आपके पास बनता है रुपीज़ 83.4495। इसी तरह यही $150 कितना हुआ, 83 मल्टीप्लाई बाय 4495 मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये बन जाएगा रुपीज़ 121,517.42। इसी तरह अब हम कहते हैं कि लॉस ड्यू टू कन्वर्जन विद द मनी चेंजर। ठीक है, कि अगर वो अथोराइज के पास गया तो उसको फिर जो लॉस मनी चेंजर से मिलना है वो मिलना है रुपीज़ 12517.42 माइनस 125 125 और ये आ जाएगा 12615। तो ये मेरे पास बन जाएगा 97.58 आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, रेट ऑफ टी इन पाकिस्तान इज़ रुपीज़ 221 पर पाउंड। डिटरमाइन द रेट पर किलोग्राम इफ़ 1 kg 2.2 pound, what will be the rate in Saudi Arabia if Saudi 1 रियाल रुपीज़ 22.44। चलिए 1 kg जो होगा वो है 2.2 पाउंड्स। ठीक है, अब रेट ऑफ टी जो है, रेट ऑफ टी फॉर 1 पाउंड, रेट ऑफ टी फॉर 1 पाउंड रुपीज़ 21। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मालूम करना है रेट ऑफ टी फॉर 1 kg, जो कि होगा रुपीज़ 21 मल्टीप्लाई बाय 2.2, तो वो रुपीज़ बन जाएगा मेरे पास 42.42। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि व्हाट विल बी द रेट इन सऊदी अरेबिया सऊदी, तो रुपीज़ 22.400 रुपीज़, जो कि है 1 रियाल के बराबर, जो हमें गिवन है पार्ट 2 में। इसी तरह मैंने इसको डिवाइड कर दिया रियाल से। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे रुपीज़ 42.42 जो उन्होंने गिवन किया था, तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, बस सिंपल।
तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.89375 रियाल पर केजी। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है एन एक्सपोर्टर ऑफ कारपेट्स एक्सपोर्ट टू इंग्लैंड कारपेट्स अमाउंटिंग टू 40,000 स्टर्लिंग pound. The spot buying rate exchange at that time was rupees this to 1 sterling. He receives the amount at the time when rate is this 2 sterling. How much he losses? ठीक है, चलिए देखते हैं कितना उसको लॉस हुआ। अमाउंट टोटल उन्होंने हमें बताई 40,000 स्टर्लिंग अमाउंट। ठीक है, स्टर्लिंग पाउंड। ठीक है, एट द टाइम की बात हुई थी, एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्टेशन, एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्टेशन मतलब जब एक्सपोर्ट का टाइम था तो उस वक्त हमारे पास 1 स्टर्लिंग पाउंड रुपीज़ 129.4542। इसी तरह अगर 4,000 स्टर्लिंग पॉइंट हुए, स्टर्लिंग पाउंड, मैं गलती से पॉइंट कही जा रही हूँ लेकिन आप पाउंड ही समझें। 129 को फिर इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास खुद ही आंसर आ जाएगा 5178,168 रुपीज़। उसके बाद फिर एट द टाइम ऑफ रिसीविंग अमाउंट, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग अमाउंट तब 1 स्टर्लिंग पॉइंट हमारे पास था पाउंड रुपीज़ 129.0599। तो 4,000 हो जाएगा पाउंड, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 129.0599 मल्टीप्लाई बाय 5162396। ठीक है, तो इसमें जो लॉस हो जाएगा वो होगा 5178168 माइनस 5162396 जो कि रुपीज़ बनेंगे 15,772। दिस इज़ योर आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ है। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि हमें कहा क्या गया है, अ पाकिस्तानी लिविंग इन सऊदी अरेबिया अर्न्स 4370 रियाल्स अ मंथ। ठीक है, हिज मंथली एक्सपेंसेस कम्स टू 3450 रियाल्स। ही रिमिट्स हिज सेविंग मंथली टू पाकिस्तान। हाउ मच ही सेव्ड इन अ ईयर इफ रेट ऑफ एक्सचेंज इज रुपीज़ 22,401 रियाल्स। After a year, rate of exchange is rupees 22.3004. Determine the loss due to monthly remittance. सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, मंथली अर्निंग जो आपको बताई जा रही थी, मंथली अर्निंग वो कितनी बता रही है, 4370 रियाल्स। ठीक है, मंथली एक्सपेंसेस बताए जा रहे हैं आपको, वो भी रियाल्स में। ठीक है, आगे आगे मैं समझाऊंगी आपको। अब इसमें मंथली सेविंग कितनी हो गई, इसको मंथली सेविंग, अब 4370 को 4370 माइनस 3450 तो कितने बन गए, 920 रियाल्स। क्योंकि उसकी टोटल अर्निंग अगर आप देखें मंथली वो ये है, और बाकी एक्सपेंस को अगर हम माइनस कर लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको सेविंग कितनी हो रही है, वो 920 रियाल्स हो रही है। यहाँ तक बात सही है। इसका मतलब है कि सेविंग इन अ ईयर कितनी हुई, अगर उसकी एक महीने में 920 है तो ईयर में कितनी हुई, तो 920 को हम क्या करेंगे, 1 ईयर किसके बराबर हुआ, 12 मंथ्स। ठीक है, हमारे पास 1 मंथ की
सेविंग बता रहे हैं 920 रियाल्स। तो इस 920 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ईयर की आ जाएगी, और वो बन गई ये 11,040 रियाल। अब यहाँ पे बात अब हम करेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज की, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे हम रेट ऑफ एक्सचेंज की, जो कि 1 सऊदी रियाल तब क्या था, 1 सऊदी रियाल रुपीज़ 22.400, और इसमें 1140 सऊदी रियाल, ये 22.400 जो हो जाएगा मल्टीप्लाई 11,040 से, तो हमारे पास 247296 रुपीज़ बन जाएंगे, जो कि वो सेव कर रहा था जब हमारे पास ये रेट था, ठीक है। अब इन्होंने कहा था कि कुछ अर्से बाद रेट चेंज भी हुआ है, ठीक है, कुछ अर्से बाद रेट चेंज भी हुआ है। आफ्टर 1 ईयर, तो तब देखते हैं 1 सऊदी रियाल क्या था, रुपीज़ 22.3004, और चले 1 सऊदी रियाल जो है रुपीज़ 22 बन गया, ठीक है, 0.3004। ये मैं हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, आफ्टर 1 ईयर की, ठीक है। तो उसके बाद अगर ये 1140 जो रियाल हैं इसके सऊदी रियाल, ठीक है, अगर हम इसको कन्वर्ट करें, ठीक है, तो क्या बनेगा, सिंपल हम क्या करेंगे, इस 1140 रियाल को मल्टीप्लाई बाय 22.304, तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा 246196.42, ये रुपीज़ बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखना है हिज प्रॉफिट। हिज प्रॉफिट कितना हुआ, हिज प्रॉफिट 247296, ठीक है। यहाँ पर इसका वो वाला जो प्रॉफिट जो उसका कन्वर्जन की थी, और ये वाली आफ्टर 1 ईयर वाली 6.42, तो इज इक्वल टू लिखिया, तो ये 1099.58 पाक रुपीज़ हो गए, सिंपल, ठीक है। तो ये इसका प्रॉफिट हो गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी है, मिलता जुलता, जिसमें हमने सिर्फ यही फाइंड आउट करना, आई थिंक मैंने पहले भी पढ़ाया था बच्चे को, तो मुझे इसका थोड़ा आइडिया है इस चैप्टर का एक्सरसाइज का, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट है उसकी क्लास उसके जो ना पेपर हो रहे थे, तो उसको मैंने जब पढ़ाया तो ये सिंपल जो है ना सारे मिलते जुलते क्वेश्चन है, इसका कोई इतना मुश्किल नहीं है। रिजवान परचेजेज अ कार इन सऊदी अरेबिया फॉर 15,000 रियाल्स, डिलीवरी वाज टू बी मेड आफ्टर 3 months एंड पेमेंट इज ऑल्सो टू बी made at the time of delivery. At the time of contract, the rate was 1 रियाल, while at the time of delivery the rate was this. Determine the loss. अच्छा, मैंने आपको भी बताया था कि ये इसी तरह ही मिलता जुलता, उसमें हमने प्रॉफिट फाइंड किया था, इसमें हमने लॉस फाइंड करना है, सिंपल। तो यहाँ पर लिखेंगे एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सोल्यूशन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ 1 रियाल, रेट ऑफ 1 रियाल कितना था, 22.40, और इसी तरह ये 1500 रियाल कितना हो जाएगा, रुपीज़ 22.40 मल्टीप्लाई बाय 15,000, ठीक है। इसी तरह ये आ जाएगा 33, ये बन जाएगा टोटल ये, ठीक है, रुपीज़ 3,36,000। उसके बाद एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी देखनी है हमने, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी हमारे पास मतलब डिलीवरी में के टाइम हमारे पास जो बनना है वो हमने देखना है। कभी कभी छोटे छोटे स्पेलिंग भी आपके जहन से ऐसे स्किप हो जाते हैं जैसे पता नहीं शायद स्पेलिंग्स ही नहीं आते हम लोगों को। रुपीज़ 22.0827 रुपीज़ ये तब हुआ था, ठीक है।
इसी तरह यही 1500 रियाल जब जो फाइनल हुआ था उसको हमने कन्वर्ट करना है रुपीज़ 22.0827 मल्टीप्लाई बाय 1500, तो ये बन जाएगा 3,31,240.5। इसी तरह हमने मालूम करना है डिटरमाइन द लॉस इन रुपीज़, ठीक है, लॉस ऑफ रिजवान, ठीक है, जो उसको हुआ था। तो हमने क्या करना है 3,36,000 माइनस 33,1240.5 कितने का हुआ 4,759.5 रुपीज़, इसको लॉस हो गया, ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 9 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है A friend of Ali living in Saudi Arabia remits Ali 450 रियाल, द बैंक ऑफर्स टू कन्वर्जन रेट, ठीक है। जो टीटी इसका बाइंग था वो ये था 22.3449 इजिकल टू 1 रियाल, और जो टीसी बाइंग रेट था वो इसका 22.2146 इजिकल टू 1 रियाल। विच वन ऑफ द रेट विच विल बी एप्लीकेबल एंड आल्सो कॉल्ड द अमाउंट इन रुपीज़। तो चलें देखते हैं कि उसका कौन सा, जो इसकी जो अमाउंट थी, जो इसका रेट था, वो इसकी कौन सी एप्लीकेबल है, ठीक है। अच्छा, टीटी जो बाइंग रुपीज़ हुई थी इसकी वो 22.3449, जो कि किसके इक्वल था 1 रियाल के, ठीक है। रुपीज़ ये था और ये रियाल ये था, ठीक है। और जो टीसी बाइंग रेट था, बाइंग रेट, ठीक है, वो बना था रुपीज़ 22.2146 और कितना रियाल 1 रियाल, ये भी 1 रियाल था वो भी 1 रियाल था, ठीक है। अच्छा, एज टीटी बाइंग रेट, एज टीटी बाइंग रेट इज मोर देन टीसी बाइंग रेट, so TT buying is applicable, ठीक है, is applicable। तो इसी तरह अलीज फ्रेंड विल बाय TT, तो he will get पाक रुपीज़, he will get पाक रुपीज़ 23 मल्टीप्लाई बाय 449 मल्टीप्लाई बाय 450 रियाल्स, तो वो बन जाएंगे 10,055.20, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से ये पता चल गया कि उसके पास अगर टोटल 450 रियाल्स थे वो कितने हैं। यहाँ पर आपकी 4.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। तो इंशाल्लाह फिर एक और नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।